आपका आहार विहार ऐसा हो जो आपके हेल्थ को बनाए रखे, आपकी तंदुरुस्ती को बनाए रखे। ऐसा घर पे हम क्या करें जो बच्चों को एक टेस्टी भी लगे और उनको एनर्जी भी दे। तो ये एपिलेप्सी एंड फूड क्या क्या रोल दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? ये एक मेडिकल और साइंटिफिक डाइट है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब या गूगल कर लिया कीटो डाइट और उसमें से पढ़ के अपने पेशेंट को के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। कीटो डाइट जो है वो प्राइमरीली एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में इट वाज डेवलप्ड 100 साल पहले। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब क्या है? ऐसे डिसीजेस जो प्रॉबली आपके लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है, कम्युनिकेट एक दूसरे मतलब इट डजंट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। कि आपको विल हैव टू ईट लॉट ऑफ पिंक सॉल्ट अगर आप इफ यू आर काउंटिंग इट एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो सॉल्ट की मात्रा है वो बहुत सारे फूड आइटम से आ रहे हैं, ना कि आप एक खाने में सॉल्ट को आप अलग से ले रहे हो, वो नहीं है। इस पेशेंट को ये कह दिया जाता है और ये परसेप्शन बना दिया जाता है कि उनको राइस नहीं खाना है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट को जानती हूँ जो रेगुलर बेसिस पे वो राइस ले रहे हैं। अगर राइस विलन नहीं है तो हमारे अभी किचन में एक चीज और विलन बन रही है, वो है आटा की वजह से। बट ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन इज अ नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन इन व्हीट के साथ साथ वो बट बाकी का जो है वो सब इन्फ्लुएंसर कल्चर है या इंस्टाग्राम कल्चर है कि आई एम गोइंग ग्लूटेन फ्री। तो हर कोई उसको इस्तेमाल करेगा तो कोई नुकसान हो सकता है? एक तो फायदा तो बिल्कुल है नहीं। ना आप उससे वजन कम होता है, बट उसका क्या एडवांटेज है आपको? कोई है नहीं। और ये करके भी बहुत लोग ऐसे कि मोटी की मोटी ही रहते हैं और सेटिस्फैक्शन नहीं रहता खाने। व्हेन इवन न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हमको डाइटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने गया था, ये सारा अगेन इज एन इन्फ्लुएंसर कॉन्सेप्ट। थिंग इज कि ड्रास्टिकली कोई भी चेंज नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। पब्लिक सजेशन होते हैं वो हर के लिए नहीं होते। दैट इज करेक्ट, because everybody will metabolize या process caffeine differently। फूड जो हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया, उसको हटाया और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने slowly reintroduced some of those foods in her diet. Now she is better। जैसे रेनी सीजन है तो इस सीजन में बच्चों को या बड़ों को भी बहुत जल्दी कफ कोल्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम ले सकते हैं? ये अच्छी बात बताई कि आज के लिए रिजर्व नहीं होता है। खाने के लिए काफी महीनों से काम करना पड़ता है। डाइट के लिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डाइटिशियन डॉक्टर किरण शुक्ला, जो एक एक्सपीरियंस और वेल नोन एक्सपर्ट हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाइट मैनेजमेंट पे, लेकिन सिर्फ वेट लॉस तक सीमित नहीं है, बल्कि एपिलेप्सी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज जैसे क्रोनिक कंडीशन के लिए भी सही डाइट कैसे एक बड़ा रोल प्ले करती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब और कैसे खाएं और किस कंडीशन में किस टाइप का डाइट बेस्ट रहेगा, इन सब बातों पे हम डॉक्टर किरण से जानेंगे। इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम किरण जी, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। डाइटिशियन एक्चुअली करते क्या है और वो डाइटिशियन के फील्ड में आप कैसे आए? जैसे डॉक्टर मरीज को दवाइयाँ देके ठीक करता है या सर्जरी देके ठीक करता है, या जैसे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस सिखा के आपको क्योर करता है, वैसे ही डाइटिशियंस जो है वो आहार के जरिए या आपका न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के, आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये बेसिक रोल है डाइटिशियन का। और मैं कैसे इस फील्ड में आई? एक्चुअली 12वीं तक साइंस पढ़ा मैंने, एंड आफ्टर दैट सोच रही थी कि क्या करूँ। बायोलॉजी के फील्ड में, हेल्थ में थोड़ा रुचि था मेरा। तो तभी कॉलेज ने 12वीं के एग्जाम्स के बाद एक सेमिनार रखा जहाँ पे अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स आए थे। तो कोई डॉक्टर था, कोई डेंटिस्ट था, एक फिजियोथेरेपिस्ट थे,
जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, एंड देयर वाज अ डाइटिशियन आल्सो जो शायद मुझसे कुछ ही साल बड़ी रही होगी, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी वहाँ पे कि वो कैसे आई एंड व्हाट डज शी डू। तो उनसे मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर पाई जो भी उन्होंने शेयर किया, एंड आई थॉट कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड कंसिडर फॉर अ करियर। और बस इसी तरह फिर आई इस फील्ड में, बैचलर्स किया, मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो दिए, वो पास करे मैंने, और फिर ये एमएससी इन डायटेटिक्स किया, इंटर्नशिप्स करी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस फील्ड। आपके अकॉर्डिंग हेल्दी ईटिंग क्या है? जैसे कि कहा जाता है कि इंडियन फूड, इंडियन थाली एक हेल्दी फूड होता है, तो क्या आप वो मानती हैं? और हेल्दी ईटिंग का मतलब क्या है? ओके, हेल्दी डाइट अगर हम लोग मैं इसको सरल शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे फूड चॉइसेस या आपका आहार विहार ऐसा हो जो आपके हेल्थ को बनाए रखे, आपकी तंदुरुस्ती को बनाए रखे, ना सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ को बट आपके मेंटल हेल्थ को भी, और समथिंग दैट यू नो इट शुड इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आप घर पे हो तो आपकी घर की प्रोडक्टिविटी हो, अगर आप वर्क प्लेस, आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपके वर्क प्लेस में आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। तो ऐसा डाइट जो ये सारी चीजें इम्प्रूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी डाइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ना सिर्फ आपकी हेल्थ पर आपके पूरी फैमिली की हेल्थ, और मैं एक स्टेप आगे जाके ये भी कहूँ कि जिस कम्युनिटी का हम लोग पार्ट है, उस कम्युनिटी की हेल्थ को जो फूड चॉइसेस या जो डाइट इम्प्रूव करे, जो अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, वो हेल्दी डाइट है। और देखा जाए तो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट इज अ हेल्दी डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के साथ साथ काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। तो इट डेफिनेटली इज अ एग्जांपल ऑफ हेल्दी डाइट। जैसे कि आपने बोला कि तंदुरुस्ती के लिए और हर एनर्जेटिक रहने के लिए, अगर हम यंग है और काम पे एनर्जेटिक रहने के लिए एक डाइट लेते हैं जो आपको एनर्जी देता है, तो वो यंगस्टर के लिए, यंग एज में अगर हम बात करें, तो ऐसा क्या हम ले रेगुलर डाइट में कि हमें एनर्जी देते रहे? ओके, तो बेसिकली इसके लिए हमें बैलेंस डाइट का कंसेप्ट समझना चाहिए क्या है। तो हमारे डाइट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, से तीन हम लोग जिसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, इसका एक बैलेंस बरकरार होना चाहिए। खाने में बिसाइड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, सेलेनियम है, इसका भी मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो खाने में अनप्रोसेस्ड फूड्स का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे रोटी है, शाक भाजी है, दाल है जिससे प्रोटीन्स मिलता है, अंडे है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे है, नॉन वेजिटेरियन मतलब चिकन है, फिश है, दीज आर ऑल हेल्दी प्रोटीन सोर्सेस, इसका होना इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में जो लोकली सीजनली अवेलेबल फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसका होना जरूरी है, और ये रेगुलर बेसिस पे होना जरूरी है। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे मील्स। तो ऐसा डाइट है, ऐसी थाली जो ये सारे कंपोनेंट्स जिसमें प्रेजेंट हो, तो दैट इज अ बैलेंस डाइट। और ये यंगस्टर्स के लिए हो या चाहे एल्डरली लोग हो, पॉपुलेशन हो, उन सब के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स सेम है। ओके, ये बच्चे लोग अभी, अगर हम बच्चे की बात करें, तो अभी के बच्चे बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, वीक फील करते हैं। उसके लिए मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे डाइट वो यूज कर रहे हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, ये सब भी ले रहे हैं। लेकिन ऐसा घर पे हम क्या करें जो बच्चों को एक टेस्टी भी लगे और उनको एनर्जी भी दे? बेसिकली थोड़ा सा टॉपिक से हटके, पेरेंटिंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा है मार्केटिंग का। प्रोसेस्ड फूड्स हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हो, दे आर मार्केटेड इन अ सर्टेन वे, या दे आर प्रेजेंटेड एज अ रिवॉर्ड टू अ चाइल्ड। अगर आप देखो आजकल बर्थडे पार्टीज के लिए भी जो मेन्यू सिलेक्ट होता है या जो वेन्यू सिलेक्ट होता है, जैसे मंडीज है या सम सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट है, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड हम लोग प्रेजेंट ही ऐसे कर रहे हैं उसको कि उसका वैल्यू बढ़ जाता है।
तो एक तो ये है कि ये इमेज हमको चेंज करना है कि घर का खाना या ट्रेडिशनल खाना बोरिंग है, और ये जो बाहर का खाना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जैसे चिप्स है, बर्गर्स है, पिज्जाज है, वो टेस्टी है या हेल्दी, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड सबसे पहले। दूसरा है कि ये चीजें कभी कभी अगर डाइट में आपके बच्चे के आते हैं, लाइक मे बी से once in 15 days 20 days as a small part of his entire meal, it is acceptable। पर ये अगर ऐसा होता है कि उसके बिना दिन ही नहीं कटता है, चिप्स के पैकेट खोले बिना या बिस्किट्स कंज्यूम करे बिना अगर बच्चे का दिन ही नहीं शुरुआत नहीं होती है या खत्म नहीं होता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। उस अगर आप पूछे घर पे हम लोग क्या कर पाए, तो एक तो एज आई सेड कि हमारे ट्रेडिशनल डाइट्स को हमको फोकस देना उसको इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ हेल्दी डाइट, दिस इज समथिंग आई वांट टू प्रमोट योर हेल्थ। ये है, और ये चीजें बच्चों तक थ्रू पेरेंटिंग, थ्रू स्कूल्स, थ्रू पीयर ग्रुप्स ये आनी बहुत जरूरी है। और इसमें भी वैरायटी हो सकती है, तो जैसे मे बी साउथ इंडियन कुजीन आपने कभी ट्राई कर लिया, कभी आप नॉर्थ इंडियन चीज़ें हैं जैसे मे बी छोले पूरी है, छोले भटूरे है, या मे बी पालक पनीर और पराठा है। तो ये वैरायटी वाली चीज़ें बिल्कुल अपने डाइट में हम लोग वंस एंड मतलब सम टाइम हम लोग इसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। तो रीजनल चीज़ें हैं या पैन इंडिया भी जो ट्रेडिशनली बनी चीज़ें हैं उसको थोड़ा थोड़ा तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं डाइट। आप एपिलेप्सी पे भी काम कर रही हैं, और एपिलेप्सी जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव बीमारी मैं मानती हूँ, उसमें इमोशन और बहुत कुछ जुड़े रहते हैं। अगर एपिलेप्सी की बात करें तो उसमें डाइट एक फैक्टर होता है और उससे जुड़ी उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये एपिलेप्सी एंड फूड क्या क्या रोल, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, एपिलेप्सी में जो डाइट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उसे बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। जो हमारे नॉर्मल बैलेंस डाइट जो हम लोग बात कर रहे थे उससे बिल्कुल ही परहेज, उससे बिल्कुल ही अपोजिट अलग ये डाइट होता है। और ये डाइट भी सभी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हम लोग नहीं प्रिस्क्राइब करते। डॉक्टर्स और डाइटिशियंस मिलके जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये डाइट लाभदायक हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी पूरी असेसमेंट्स होती है, मेडिकल असेसमेंट्स, न्यूट्रिशनल असेसमेंट्स, और उसके बाद हम लोग ये पेशेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक मेडिकल और साइंटिफिक डाइट है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब या गूगल कर लिया कीटो डाइट और उसमें से पढ़ के अपने अपने पेशेंट को के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज़ नॉट दैट। बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं और उसके बाद ही आपके पेशेंट का एक प्रिस्क्रिप्शन हम लोग जनरेट करते हैं, डाइट प्रिस्क्रिप्शन, और उस हिसाब से उसका डाइट होता है। इस डाइट के काफ़ी, और ये कौन से पेशेंट्स को दिए जाते हैं, काफ़ी सारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 2 या 3 दवाइयाँ देकर भी उनके जो फिट्स है या सीजर्स है वो कम नहीं होते हैं, कंट्रोल में नहीं आते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। शायद वो पेशेंट सर्जरी के लिए उचित कैंडिडेट्स भी ना हो, या दे आर टू यंग टू अंडरगो सर्जरी और टू फ्रेजाइल टू अंडरगो सर्जरी, या सर्जरी के लिए थोड़ा वेटिंग टाइम उनका लंबा हो। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कीटो डाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं, बट अगेन एज आई सेड कि इट इज आफ्टर थरो असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट। अगर ये थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए करूँ, हम लोग हमारा जो नॉर्मल डाइट बैलेंस डाइट है, जैसे हमने देखा उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट से तीनों कंपोनेंट्स रहते हैं। और अगर आप इंडियन डाइट स्पेशली देखो तो हम लोगों के खाने में रोटी, सब्जी, फल, दालें, ये सारी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस है, ये बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो एंड में ग्लूकोज बॉडी को मिलता है। कीटो डाइट में हम लोग इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, जिसमें फैट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नॉर्मल अमाउंट्स में, रिक्वायर्ड अमाउंट्स में हम लोग प्रोटीन्स देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बिल्कुल ही ना के बराबर वो पेशेंट को जाते हैं। तो नॉर्मल डाइट से इसमें तेल, घी, फैट्स की मात्रा, डाइटरी फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
तो जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलता है, वैसे ही फैट्स जब डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में, द एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज कीटोन बॉडीज, इसीलिए उसका नाम दिया है कीटो डाइट। ओके। तो ये जो कीटोन बॉडीज या ये जो कीटोन एंड में प्रोड्यूस होता है, तो ये जब एक मात्रा में, एक कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी में पहुंच जाता है, तो इट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू ब्रेन। ब्रेन उसको एक एनर्जी की तरह यूज करता है, या ब्रेन में जो केमिकल्स है उसका बैलेंस इंप्रूव करने में वो हेल्प करता है, और फिर उससे सीजर्स प्रोटेक्ट ना हो या प्रिवेंट होने में या कम होने में उसका हेल्प होता है। So this is, I hope I have simplified this for you. कीटो डाइट की बात की आपने, तो हम कीटो डाइट अधिकतर टाइम में लेते हैं वेट को लूज करने में। हाँ. जैसे जनरल भाषा में, जब हम एपिलेप्सी की बात नहीं कर रही है, तो उस टाइम में होता है कि हम वेट को लूज कर रहे हैं। हाँ. लेकिन आपने एपिलेप्सी में जब बात की तो उसमें बताया कि फैट को हम इंक्रीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करते हैं। बिल्कुल। तो क्या जो हम वेट लॉस में जो काम करते हैं कीटो डाइट को लेके, तो वहाँ पे सेम वर्क करता है, हम फैट ही इंक्रीज कर रहे होते हैं? हाँ, वहाँ पे भी फैट इंक्रीज होता है, लेकिन वेट लॉस में हम लोग बॉडी को भी इंड्यूस करते हैं या ट्रिगर करते हैं टू यूज इट्स ओन फैट्स टू जनरेट कीटोन्स या फैट्स। ठीक है, तो दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं, और देखा जाए तो उसका कीटो डाइट जो है वो प्राइमरीली एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में इट वाज डेवलप्ड 100 साल पहले। उस टाइम उसको डेवलप किया गया। weight loss and all that are all secondary applications of this diet. जैसे एपिलेप्सी में एक चीज और देखी जाती है कि उनको सीजर बहुत आती है, और उसके बाद वो खड़े भी नहीं हो पाते। हाँ. तो ये जो डाइट में जो आप कंट्रोल करते हैं, उसमें फैट इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर बच्चे मोटे हो गए, मुझे क्यूरियोसिटी आ रही है कि अगर हम फैट इंक्रीज कर रहे हैं, बच्चे मोटे हो गए, तो उनके हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब सीजर आएगी? नहीं, एक्चुअली इसीलिए हम लोग इसको मेडिकल डाइट बोलते हैं और असेसमेंट्स की बात करते हैं। हम लोग बच्चे की जो एग्जैक्ट कैलोरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या होनी चाहिए, वो देख के ही वो डाइट प्लान होता है। ठीक है, तो इनफैक्ट और एंड वी मॉनिटर द चाइल्ड एवरी मंथ, कितना वेट है, कितना होना चाहिए, कितना है, और उस हिसाब से डाइट हर महीने उस हिसाब से हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। तो हम लोगों ने इनफैक्ट ये भी देखा है कि जो ओवरवेट बच्चे हैं उनका वजन कम हुआ है, जो अंडरवेट बच्चे हैं उनका वजन हेल्दियर साइड पे बढ़ा है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। कीटो जब एपिलेप्सी में हम लोग कीटो डाइट जो देते हैं, तो उसको वेट गेन या वेट लॉस के नजरिए से नहीं देखते हैं। उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पेशेंट का जो के सीजर्स कम हो, कंट्रोल हो, उनका कॉग्निशन यानी उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो, वो हमारा प्राइमरी गोल रहता है। वेट इज नॉट द प्राइमरी गोल। तो एज आई सेड कि हम प्रिस्क्रिप्शन ही ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ओवरवेट बच्चा वेट लूज करे, अंडरवेट बच्चा वेट गेन करे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आपका एक फील्ड और है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं आप, तो अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में तो बहुत सारे आ गए, तो इसमें इस सब डिजीजेस में डाइट का क्या रोल होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब क्या है? ऐसे डिसीजेस जो प्रॉबेबली आपके लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है, वो कम्युनिकेट मतलब इट डजंट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो आपके लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। और आपका डाइट आपके लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज द फ्यूल फॉर योर बॉडी। तो सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, इन सीरीज आर, एक तो है मोटापा या ओबेसिटी है, डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिसीजेस हैं, कुछ तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं। बेसिकली दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और डाइट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफस्टाइल मैनेज करके ये डिसीजेस को मैनेज करने में।
तो आप कितना, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर डाइट, कितना आप प्रोसेस्ड खा रहे हो, कितना आपका हेल्दी कंपोनेंट है डाइट में, कितना प्रोटीन्स ले रहे हो, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हो. फॉर एग्जांपल अनीमिया इज आल्सो टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल. ये तो ये काफी मैटर करता है आपका डाइट. अभी अनीमिया की नाम लिया है, तो हम अगर इंडिया में देखें तो हर दूसरा इंसान अनीमिया से ग्रसित है. तो अगर अनीमिया की बात कर रहे हैं तो हम उसको क्योर करने के लिए, उसके रिचिंग पॉइंट के लिए डेली डाइट में हम क्या लें? डेली डाइट में अनीमिया के लिए आयरन के साथ साथ विटामिन सी और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है. तो फॉर एग्जांपल आयरन के कुछ सोर्सेस है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्प्राउट किए हुए पल्सेस है, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ आयरन है. जैसे नाचनी है, बाजरा है, ये अनाज के टाइप्स है या इसके प्रिपरेशंस है. जैसे मे बी बाजरे का रोटला है, ज्वार का, नाचनी का रोटला है जो आपके डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो. स्प्राउट किए हुए मग है, मट है, ब्लैक चना है, इसके प्रिपरेशंस आप रेगुलर बेसिस पे आपके डाइट में लो. साथ साथ खाने में विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है ताकि जो खाने में आयरन प्रेजेंट है बॉडी उसको एब्सॉर्ब करे. तो थाली में जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें नींबू है, आंवला है, टमाटर है, ये सारे बेसिक विटामिन सी वाले सोर्सेस है. इसको खाने में थाली के साथ इंक्लूड देम इन एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन है, रेड मीट है, या लिवर प्रिपरेशंस है. So these are all sources of iron that you can have as a part of your everyday meals. Fortified foods are again a very good example of including iron in your diet. वो है. दूसरी बहुत important चीज है कि खाने के तुरंत साथ या तुरंत बाद चाय कॉफी का सेवन ना करें. Lot of people have a habit of maybe खाने के बाद या आधे पौने घंटे के बाद चाय का एक कप लिया, स्पेशली अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हो, या फिर ईटिंग लंच एट योर ऑफिस, तो ये बहुत है. या ब्रेकफास्ट के तुरंत साथ ही ले लिया, तो थोड़ा उसमें इंटरवल जाने दीजिए. खाने के साथ अगर आप चाय कॉफी कंज्यूम करोगे तो एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है आयरन का उसमें. तो दीज आर फ्यू बेसिक टिप्स वो है. उसके साथ साथ में आई थिंक देयर इज आयरन डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट ऑल्सो. टाटा या पतंजलि का डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट है जिसमें आयरन के साथ साथ आयरन भी मिला हुआ है. तो अगेन इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एडिंग आयरन टू योर डाइट. तो एटलीस्ट 1 मील अ डे, मे बी सुबह का है या लंच का है, जो भी आपको कंफर्टेबल है. रेगुलर सॉल्ट की जगह आप ये आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और ये आजकल तो बहुत इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप या मॉल या मे बी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स के थ्रू घर पे आ जाता है. So these are basic things that you can do to prevent or treat anemia. ये जो सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हमें अभी बहुत सारा ये सोशल मीडिया पे भी एक अवेयरनेस जैसा मैं देख पा रही हूँ कि जो पिंक सॉल्ट है उसको ना यूज करने की बात करते हैं. लेकिन अगर एक बात देखें तो पिंक सॉल्ट में मिनरल्स होते हैं, और वाइट सॉल्ट जो हम आयोडीन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसको ये भी कहा जाता है कि इंडिया में जब बहुत ज्यादा आयोडीन की कमी हो गई थी लोगों को, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था, और इसीलिए आज तक सॉल्ट का कीमत बहुत कम रखा गया है. तो ये पिंक सॉल्ट्स को रिप्लेस कर, मतलब पिंक सॉल्ट इसी को रिप्लेस कर रहा है. अभी हमारे किचन में अधिकतर के घरों में पिंक सॉल्ट देखा जाता है. तो ये कैसे, मतलब ये सचमुच में वर्क नहीं करता है या कैसे इसको बैलेंस? देखिए, आपको you'll have to eat lot of pink salt अगर आप if you're counting it as a source of minerals. Okay. ठीक है. आप white लो, pink लो, जो भी हो, salt has to be fortified with iodine. तो मैं हमेशा यही प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को कि आयोडीन की मात्रा खाने में हो. सॉल्ट शुड बी आयोडाइज्ड, इट शुड नेवर बी नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट. तो वही है, मतलब कि उसमें पिंक सॉल्ट में मिनरल्स के नाम पे बहुत कम मात्रा. मतलब नेचुरल सोर्सेज इतना नहीं रहता है जितना मार्केटिंग है उसका कि वो ले. या अगर आपको लेना है पिंक सॉल्ट, तो व्हाट यू कैन डू इज प्रोबब्ली 1 मील ऑफ द डे कैन बी कुक्ड इन पिंक सॉल्ट, बट अदर 2 मील्स 3 मील्स के लिए आप नॉर्मल आयोडीन वाला नमक
लेना बहुत जरूरी है। तो दैट इज अभी जैसे हमने बात की कि बहुत सारे डिजीजेस में आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आप डाइट करते हैं, तो उसमें आपने बीपी का भी नाम लिया। हाँ हाई ब्लड प्रेशर, हाँ। लो ब्लड प्रेशर, इसको कैसे मैनेज किया जाए डाइट के अनुसार? क्योंकि अब इंडिया में तो हर किसी को एक एज के बाद में डायबिटीज, ये हाई बीपी हो रही है, या तो उसको कैसे तो मैनेज बीपी मैनेज करने के लिए डाइट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपका फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल हो और स्ट्रेस मैनेज करने यू शुड बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस आल्सो, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बीपी बहुत कम ज्यादा होता है। तो एक तो है कि ये दो चीजें आपको एड्रेस करनी है, एडिंग 20 to 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे, जो भी आप कैपेबल हो करने के लिए वो करना, वो भी आपको इंक्लूड करना है, बिकॉज इवन दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर बीपी। डाइट में एक है कि हमको वी ऑल टॉक अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट कम करो, सॉल्ट कम करो, बट आइडेंटिफाई कीजिए कि सॉल्ट कहाँ से आ रहा है। जितना सॉल्ट आपको आपकी दाल में, सब्जी में खाने को स्वाद देने के लिए जरूरी है, उतना सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट के एक्स्ट्रा सॉल्ट के एक्सेस सॉल्ट के सोर्सेस कौन सा है? फर्स्ट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चाहे वो मीठा हो चाहे वो नमकीन हो। मीठे में भी सॉल्ट जो है वो हिडन सोर्सेस रहता है, मतलब इट इज एज अ हिडन सोर्स देयर। तो उसको हमको, मतलब इफ यू स्टार्टिंग योर डे विद मे बी अ बोल ऑफ बिस्किट्स और बोल ऑफ नमकीन, तो मे बी दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। या अगर खाने में बार बार केचप हो, या यू आर गोइंग ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट एवरी नाउ एंड देन, कि आपने मैकडीज का बर्गर ले लिया या कोई बर्गर ले लिया विद केचप है या मेयो है, तो ये सारे हिडन सोर्सेस ऑफ सॉल्ट है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको हटाना है। सॉल्ट कम करने के साथ साथ हमको खाने में पोटेशियम है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये है कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स सीजनली जो या लोकली जो अवेलेबल है उसको होना बहुत जरूरी है। तो मे बी हैविंग a fresh fruit with your breakfast is a good option। या एक फ्रूट बोल आपके साथ में ऑफिस में लेके जाओ, और जब भूख लगे बीच में उसको आप have it instead of having maybe a samosa or something, have a bowl of seasonal fresh fruits with few dry fruits, nuts, उसको ऐड करके। तो इस तरीके से, या नारियल पानी आप ले लो, रिप्लेसिंग मे बी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसको नारियल पानी से आप रिप्लेस करो या नींबू पानी से आप रिप्लेस करो। तो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पोटेशियम इंटेक, जो आपका बीपी कम करने में हेल्प कर सकता है। पोटेशियम के साथ साथ हम लोग कैल्शियम के भी, लो फैट कैल्शियम भी हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं। तो गाय का दूध हो, भैंस का दूध है, जो भी है, दही है, होममेड पनीर है, so these foods should also be a part of your diet। तो 3 अंग है इसके, एक है डाइट है, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा है आपका मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस लेवल्स आपको एड्रेस करना है। these are the things। जैसे बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने कि जो सॉल्ट की मात्रा है वो बहुत सारे फूड आइटम से आ रहे हैं। हाँ। ना कि आप एक खाने में सॉल्ट को आप अलग से ले रहे हो, वो नहीं है। या टेस्ट में ज्यादा हो गया, वही एक नहीं है, बहुत सारे सोर्स से आ रहा है। क्योंकि हम ज्यादातर घरों में देखते हैं, चाहे अपनी घर की मैं बात करूँ, तो ऊपर से सॉल्ट नहीं लेंगे, मुझे बीपी है, इतना तो बोल दिया जाता है। लेकिन बात ये होती है कि उसके अलावा आप बहुत चीज खा रहे हो, चिप्स खा रहे होते हो, बहुत चीज ऐसे नमकीन खा रहे होते हो, आप उसमें भी सॉल्ट की मात्रा जो जनरल खाने से होती है उससे काफी ज्यादा, तो आप उस मात्रा से भी ले रहे हैं। तो ये आप क्लियर किए, बहुत मतलब हमारे दर्शकों को बहुत ही वो मिला होगा कि बीपी वाले थोड़ा समझ जाओ, बाकी चीजें पे कटौती कर लो। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ से आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। सोर्सेस पे ध्यान देना है। सोर्सेस पे ध्यान देना है आपको। प्रोसेस्ड फूड, सुगरी ड्रिंक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या इफेक्ट करता है डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड लॉट्स ऑफ डिजीजेस जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, तो ये सब पे कैसे अफेक्ट करता है?
बहुत बुरे इन वन वर्ड। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप जब उसको प्रोसेस करते हैं तो उसको मे बी अपीलिंग बनाने में, टेस्टी बनाने में उसमें बहुत सारा सोडियम, शुगर इसका इस्तेमाल होता है, विच इज नेचुरली इट इज वेरी एडिक्टिव। चिप्स है या कोई मीठी चीज है वो ज्यादा एडिक्टिव है किसी सलाद या किसी नेचुरल किसी फ्रूट से ज्यादा। उसके साथ साथ उसमें बहुत द काइंड ऑफ फैट या तेल का इस्तेमाल जो होता है उसमें, तो वो भी पर्टिकुलरली हेल्दी नहीं है, चाहे वो पैकेट कितना भी आपको मार्केटिंग में कन्विंस करने का कोशिश करे। द हार्डर दे ट्राई टू कन्विंस, आई थिंक द वर्स इट इज फॉर योर हेल्थ। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो है डायबिटीज में अगर आप देखो तो शुगर लेवल्स के ऊपर बहुत इसका दुष्परिणाम होता है। हम लोग देखते हैं कि somebody who is diabetic और if they consume excessive processed foods, जैसे सुबह की नाश्ते की शुरुआत ही बिस्किट से हो गई है, हाँ. या शाम के खाने में ही मे बी चाय और के साथ साथ कोई नमकीन का पैकेट अपने खोल के खा लिया है, विच आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। तो हम देखते हैं कि ये इन पेशेंट्स में शुगर का कंट्रोल यूजुअली खराब होता है, वजन है या जो पेट का घेरा है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाँ बढ़ जाता है, वो एक्सेस नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये फूड्स आर लोडेड विद सोडियम, बीपी के ऊपर भी उसका दुष्परिणाम होता है। तो ये चीज़ें उसमें होती है, या द टाइप ऑफ फैट्स, सोडियम इटसेल्फ एंड शुगर दैट इज प्रेजेंट इन पैकेज फूड्स, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी उनका बहुत खराब परिणाम होता है। आप LDL है या ट्राइग्लिसराइड्स है, विच आर बैड टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसके लेवल्स भी हम देखते हैं कि बढ़े हुए रहते हैं, जिनके खाने में ये फ्रीक्वेंटली आता है। साथ साथ में सीडेंटरी लाइफस्टाइल का भी वही इफेक्ट होता है। वी से सीडेंटरी लाइफस्टाइल इज लाइक सेकंड स्मोकिंग। आपको चाहे आपको वजन घटाना है, चाहे आपको आपके शुगर कंट्रोल में लाने हैं, या चाहे आपको आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल या इम्प्रूव करना है, तो बिसाइड्स योर डाइट आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स भी होनी चाहिए, या आपके इसमें कोई शेड्यूल्ड एक्टिविटी, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, जो आपके मसल्स को एक्टिव रखे, या जो आपके मसल्स एक्टिव रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको आपके शुगर लेवल आपका कम रहेगा, आपका बीपी कम होने में हेल्प होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने में हेल्प होगा। तो ये सब चीज़ें आर ऑल आई कैन से इंटर रिलेटेड। या जैसे डायबिटीज के पेशेंट को अधिकतर देखा जाता है कि उनको कहा जाता है कि मतलब अगर इंडियन थाली में देखें तो राइस मेन रोल निभाता है, और डायबिटीज पेशेंट को ये कह दिया जाता है, और ये परसेप्शन बना दिया जाता है कि उनको राइस नहीं खाना है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट को जानती हूँ जो रेगुलर बेसिस पे वो राइस ले रहे हैं, और उनका शुगर भी वो कंट्रोल करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज से और ये सब। तो क्या राइस ही एक है जिसको कटौती करे कि बहुत सारे चीजें में कैसे उसको देखे, राइस से कैसे कनेक्टेड है ये? राइस आप बिल्कुल खाओ, इफ यू स्पेशली इफ यू आर साउथ इंडियन, इफ यू आर बंगाली, या इवन इफ आई थिंक महाराष्ट्र, ये साइड में जहाँ पे राइस इज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, आप उसको बिल्कुल खाइए। उससे इट इज नॉट रियली गोइंग टू अफेक्ट योर ब्लड शुगर लेवल्स। लेकिन सिर्फ खाली राइस मत खाओ, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या उसका इम्पैक्ट शुगर के ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है। राइस शुड ऑलवेज बी कंबाइंड विद अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सम फाइबर। तो जैसे राइस है, उसके साथ आपने दाल ले लिया, कोई रायता या कोई सब्जी ले ली, और थोड़ा सा उसके साथ में आपने घी ले लिया, तो ये आपका कंप्लीट मील बन जाएगा। या आपने जैसे खिचड़ी ले ली, राइस और दाल से बनी खिचड़ी ले ली, साथ में आपने कढ़ी ले लिया, कोई एक अपने रायता या सलाद अपने साथ में ले लिया, और ऊपर से आपने थोड़ा सा घी ले लिया। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स और फाइबर और गुड क्वालिटी फैट की वजह से जो ग्लाइसेमिक लोड रहता है राइस का, यानी जो शुगर बढ़ाने की क्षमता रहती है राइस की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली यू कैन टेक राइस एज अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। लेकिन आप यही कर रहे हो, अब सिर्फ राइस ही खा रहे हो, और मतलब सिर्फ पुलाव आपने या कोई सिर्फ जीरा राइस आपने खा लिया, और सिर्फ साथ में ना दाल ली है ना सब्जी ली है, या
सिर्फ राइस को, चावल को अपने वघार देके खाया और उसको प्रोटीन और फाइबर के साथ आपने कवर नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है. But as a part of a meal, it will not have a bad effect on your sugar levels. तो आप बिल्कुल उसको, अब वेट लॉस में भी आप ले सकते हो. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों ने राइस खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसे लगता है कि मैं अगर चावल खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा. कोई उसमें तर्क है नहीं, कोई उसमें एविडेंस है नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपका कैलोरी बैलेंस कैसा है, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहता है. I think rice is not at all a villain as it is brought out to be. अगर राइस विलन नहीं है तो हमारे अभी किचन में एक चीज और विलन बन रही है, वो है आटा, गेहूं की आटा. को हमें अभी गाइड किया जा रहा है कि गेहूं की आटा हमारे लिए अच्छा नहीं है. उसके जगह पे हम नाचनी, जो कि रागी और ज्वार और बहुत सारे पल्सेस के हैं, जो हम यूज करें अपने किचन में और उसकी रोटी खाएं तो हमारा हेल्थ सही रहेगा. लेकिन हम सदियों से खाते आ रहे हैं आटा को. मतलब मैं अभी तक खा रही हूँ. तो I am also eating. तो ये आटा को इतना ज्यादा विलन क्यों बनाया जा रहा है? That is marketing gimmick, marketing technique. देखिए, आप मिलेट्स का बिल्कुल इस्तेमाल करें, ज्वार, बाजरा, नाचनी, इसका इस्तेमाल करें एक प्रोपोर्शन में हो. But that doesn't mean wheat is bad. देखिए, wheat को विलेनाइज किया जा रहा है, उसमें रहता है ग्लूटेन की वजह से. बट ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन इज अ नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन इन व्हीट. व्हीट के साथ साथ वो बार्ले या जौ में भी अलग नाम से रहता है, वो ओट्स में भी किसी अलग नाम से रहता है. तो 3-4 सीरियल्स है जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है. और हमारे आटे को जो इलास्टिसिटी आती है, जो चिकनाहट आती है, वो आती है ग्लूटेन की वजह से. Now there are 2 types of gluten-free diets. एक है medically indicated diet. ठीक है, जो celiac patients है या ऑटिस्टिक पेशेंट, ऑटिज्म में भी थोड़ा बहुत इसमें इस्तेमाल करते हैं, या कोई एक डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस नाम की स्किन कंडीशन है. इसमें हम लोग इसमें हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं क्योंकि वो मेडिकली इंडिकेटेड है. इट कैन बी लाइफ सेविंग इन अ पेशेंट हु हैज सीलियाक डिसीज. वो पेशेंट में वो लाइफ सेविंग हो सकता है ग्लूटेन फ्री रहना. बट बाकी का जो है वो सब इन्फ्लुएंसर कल्चर है या इंस्टाग्राम कल्चर है कि आई एम गोइंग ग्लूटेन फ्री, यू आल्सो गो ग्लूटेन फ्री. उसको कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं, वो फैट कल्चर है, इट इज अ फैट डाइट. तो अगर आप में मेडिकली इंडिकेटेड है ही नहीं ग्लूटेन फ्री होना, तो आप क्यों गेहूं को खाने से हटा रहे हो? गेहूं की रोटी, गेहूं के आटे से बना उपमा, हम लोग उकरपेंडी बोलते हैं जिसे महाराष्ट्र में. तो दीज या थेपला है, अगर आप गुजरात साइड जाओ थेपला होता है, कहीं पे पूरी बनती है. तो दीज फूड्स आर हेल्दी एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस्ड डाइट. एब्सोल्युटली. मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट होते हैं, वो हर इंडियन के लिए नहीं है. और वो बहुत सारे लोग उसको इसलिए करते हैं कि मेडिकली उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है. तो हर कोई उसको इस्तेमाल करेगा तो कोई नुकसान हो सकता है? एक तो फायदा तो बिल्कुल है नहीं. ना आप उससे वजन कम होता है, ना कोई और इम्पैक्ट होता है. देयर आर स्टडीज दैट शो कि माइंडलेसली अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट दो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने का चांस है. तो आपका जो गट हेल्थ है वो खराब हो जाए. गट माइक्रोबायोम जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया इन गट, उसके पॉपुलेशन को वो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम लोग सदियों से खाते आ रहे हैं. देयर आर स्टडीज दैट शो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे आयरन है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, ये डेफिशिएंसीज भी पाई जाती है. और दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ग्लूटेन मतलब ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स है, नूडल्स है, उसका फायदा किसको होगा? जिसको ग्लूटेन का जिसको सीलियाक डिसीज है या जिसको ग्लूटेन की एलर्जी, एनसीजीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है, मेडिकली इंडिकेटेड है. तो ऐसे पेशेंट्स अगर ये चीजें खाए तो उनको फायदा हो सकता है, बिकॉज उनको वैरायटी भी खाने में मिलेगा. बट फॉर समबडी लाइक यू एंड मी हु कैन इजीली हैंडल ग्लूटेन, वो चीजों का हमको कोई बेनिफिट नहीं है लेने का. तो इट इज ओनली अगेन एज आई सेड कि इन्फ्लुएंसर कल्चर है, उसका कोई ये नहीं, एडवांटेज तो है नहीं बिल्कुल.
हाँ, तो ये कह सकते हैं कि जब अगर आपको उस डाइट में जाना है, ग्लूटेन फ्री डाइट में हाँ। जाना है, तो एक बार आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर ले। बिल्कुल कर लो, जरूरी है कि नहीं। एज आई सेड कि बहुत सारे पेशेंट्स वेट से स्पेशली जुड़े बहुत लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों ने रोटी खाना बंद कर दिया, हम लोगों ने चावल खाना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं भी किसी से पढ़ा है, हाँ। सुना है कि मैं तो बस बाजरे का रोटी खाती हूँ या मैं सिर्फ ज्वार का रोटी खाती हूँ, बट उसका क्या एडवांटेज है आपको? कोई है नहीं। और ये करके भी बहुत लोग ऐसे कि मोटी की मोटी रहते हैं और सेटिस्फैक्शन नहीं रहता खाने का। हाँ, क्योंकि मनपसंद चीज खाने को नहीं मिल रही, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस टू सिंपली एलिमिनेट इट आउट ऑफ योर डाइट। जैसे आप बोले कि मनपसंद खाना नहीं मिलता है, तो हम अधिकतर चीज डाइट तो कंट्रोल करते हैं, अगर वेट लॉस में हम जाए और डाइट तो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही अगर हम 10 डेज एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो किया है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, सुबह में उठ के नींबू पानी पीना है, फिर एप्पल खाना है, फिर 2 चपाती खानी है, ऐसे ऐसे करके मेंटेन किया, 10 डेज तो हुआ, 11 डे मुझे याद आ जाएगा बिरयानी, मुझे याद आ जाएगा बर्गर, पिज्जा। तो ये सब जो क्यूरियोसिटी जागती है, तो उसके लिए हम पहले जो डाइट हम ले रहे हैं पिछले 10 डेज से, उसमें हम क्या ऐसा करें कि वो चीज की क्रेविंग ना हो? बेसिकली व्हेन इवन न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हमको डाइटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने गया था, ये सारा अगेन इज एन इन्फ्लुएंसर कॉन्सेप्ट। देयर इज नो सच थिंग एज डाइटिंग। आप वेट चाहे आपको लूज करना हो, आपको गेन करना हो, या आपको कोई भी कंडीशन है जैसे डायबिटीज मैनेज करना हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना हो, इसे हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी अपने खान पान में, आपके रहन सहन में, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज लेवल्स में, इस चीजों में आप ऐसे चेंजेस करो कि आपका वेट जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट रहे। तो आपको किसी डाइट प्लान के पीछे नहीं भागना दौड़ना पड़ेगा। एक दूसरा है कि मेक स्मॉल सस्टेनेबल चेंजेस। सुबह उठ के नींबू पानी पीने से आपका वजन कम नहीं होगा। सुबह उठ के जीरा पानी पीने से आपका वजन कम नहीं होगा। नॉर्मल चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस करने से आपका वजन कम नहीं होगा। आपको आपका डाइट किसी एक चीज को हटाने से या एक चीज को ऐड करने से वजन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू लुक एट योर लाइफस्टाइल एज अ होल। ठीक है, ऑन एन एवरेज मेरा क्या डाइट है, मैं कैसे खा रहा हूँ, क्या मैं टाइम से खा रहा हूँ, क्या मैं सही चीजें खा रहा हूँ, एम आई रिप्लेसिंग माई होलसम मील मे बी विथ बोल ऑफ इंस्टेंट नूडल्स, या मैं हफ्ते में कितनी बार ऐसा हो रहा है कि मैं घर का या हेल्दी खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम जस्ट ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम स्विगी, जोमैटो या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं ऑर्डर करके खा रहा हूँ। एम आई काउच पोटैटो, सिर्फ मैं सोफे पे बैठ के मोबाइल या लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, क्या मैं फिजिकली एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, और क्या कैसा मेरा स्लीप साइकिल है, कैसा मेरा स्ट्रेस लेवल है, क्या मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजों को आपको होलिस्टिकली देखना है। आपके वेट लॉस की जर्नी में एक जिक्सॉ पजल की तरह है, और डाइट उसका बस एक पीस है। ये सारी चीजों को आपको जब आप जोड़ोगे तो ही आपको पूरा पिक्चर मिलेगा। तो द पॉइंट हियर बीइंग इज कि ड्रास्टिकली कोई भी चेंज नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आपको आइडेंटिफाई करके आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं। फॉर एग्जांपल, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी कॉमनली आई सी कि सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट्स खा के ही मेरा नाश्ता या दिन स्टार्ट होता है। तो मेक स्मॉल चेंजेस, लाइक मे बी आई रिड्यूस द नंबर ऑफ बिस्किट्स, या आई डोंट ईट बिस्किट्स एवरी डे, आई ईट इट मे बी twice or thrice a week, and on other days I eat something healthier choice मैं कर लूँ नाश्ते में, जैसे पोहा है, उपमा है, अप्पे है, इसमें से कुछ मैंने नाश्ते में स्टार्ट किया। तो ये ऐसे चीजें आपके लाइफस्टाइल में, डाइट में आप आइडेंटिफाई करो और एक एक करके उसको रिप्लेस करो। जब आप ऐसे करोगे तो ही आपका वेट लॉस सस्टेनेबल रहेगा और आपको एक क्रेविंग्स नहीं होगी, बिकॉज यू विल गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। जी, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी
बैठ के वर्किंग करते हैं हाँ। और उनको मतलब 12 आवर्स 16 आवर बैठ के काम करना होता है। स्टूडेंट की लाइफ देखे तो ज्यादातर आउटडोर गेम्स नहीं कर रहे हैं। हाँ। और वो घर पे ही रह के वीडियो गेम्स या कंप्यूटर के सामने रहते हैं और उनका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। तो अगर मैं देखूँ तो उनके लिए क्या होगा, अगर हम एक डाइटिशियन से बात कर रहे हैं, हाँ। उस सेक्टर को आप क्या सलाह देंगी या फिर क्या ऐसे डाइट में इंक्लूड करेंगी? सबसे पहले है कि अगर 16-17 घंटे आपका 12-13 घंटे अगर आप लगातार काम कर रहे हो बैठ के, मेक श्योर कि एटलीस्ट आफ्टर एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स आप उठ कर एक एटलीस्ट 5-7 मिनट का एक चक्कर लगा लें, सो दैट यू इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन योर रूटीन। दूसरा है कि ये देखिए कि इतने टाइम तक एक्टिव रहने के लिए या जगह रहने के लिए हाउ मेनी कप्स ऑफ टी और कॉफी आर यू कंज्यूमिंग, जो मैंने ये शिफ्ट वर्कर्स में बहुत देखा है या आईटी सेक्टर्स में बहुत देखा है। तो जस्ट चेक कितना है और 2 या 3 कप्स से ऊपर आपका चाय कॉफी ना जाए, इसको आप ध्यान में रखें। बट उसके साथ साथ में हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पानी है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, इन चीज़ों को आपके डाइट या इसको इंक्लूड करने की कोशिश करें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू ईट ऑन टाइम। आपका एक जैसे काम का एक स्ट्रक्चर है, आपके डाइट का भी एक रूटीन और एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कीजिए, उसको सेट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। आप बैठे बैठे आप ये देखो कि क्या मैं पॉपकॉर्न का पैकेट खोल के खा रहा हूँ, या मैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि मैं बहुत मीटिंग है, जाकर खाने का टाइम नहीं है, तो क्या मैं बिस्किट्स ही चाय में डुबो के खा रहा हूँ? इज दैट हाउ आई एम एड्रेसिंग माय हंगर? तो अगर वो कर रहे हो तो वो चीज़ों को आपको फाइंड हेल्दियर ऑप्शंस दें। मे बी यू नो अगर आपके खाने में डाइट में एक स्ट्रक्चर रहेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का टाइम्स फिक्स रहेंगे, लगभग फिक्स रहेंगे, अगर नॉट बाय द क्लॉक, लगभग फिक्स रहेंगे, तो आई थिंक आप ये स्ट्रेस पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि फूड इज नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस के लिए नहीं है कि मैं बस बैठी हूँ, बोर हूँ, इसलिए मैं खा रही हूँ। व्हेन यू रियलाइज दैट, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। जैसे कॉफी को कहा जाता है कि अगर आप स्लीपी फील कर रहे हैं तो आपको कॉफी ले लो, आपको नींद चली जाएगी। लेकिन मेरे केस में अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कॉफी पीते पीते भी सो सकती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि मैं अगर नींद को हटाने के लिए कॉफी का मग ली हो और मैं बैठ के सो भी गई, कॉफी फिनिश भी नहीं हुआ, तो मुझे वहाँ पे अपने लिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ये बोलना। जैसे बहुत सलाह भी आते हैं कि नींद आ रही हो तो कॉफी ले लो, मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्या हम ये मान के चले कि जो पब्लिक सजेशन होते हैं वो हर के लिए नहीं होते? That is correct, because everybody will metabolize या process caffeine differently. तो आपका प्रोसेस या आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, और अगर नींद आ रही है तो जस्ट टेक अ नैप, उसको कॉफी पी के क्यों सप्रेस करना है? ओके, तो दैट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। वेट लॉस के लिए यूनिवर्सल डाइट प्लान की बात की जाती है, तो वो क्या है? देयर इज नो सच थिंग एज अ यूनिवर्सल डाइट प्लान। दो व्यक्ति अलग है, उनके हेल्थ गोल्स अलग है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है, तो ऑब्वियसली उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो यूनिवर्सल डाइट प्लान नहीं हो सकता है। न्यूट्रिशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सभी के लिए समान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि खाने में लोकली सीजनल जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, ये रिकमेंडेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। या खाने में प्रोटीन्स हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ों को हमको मिनिमाइज करना है, तो ये यूनिवर्सल रिकमेंडेशंस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन देयर इज नो सच थिंग एज अ कॉमन डाइट प्लान। एग्जाम्पल के तौर पे दो बच्चे हैं, सेम लड़के हैं, मे बी 25 ईयर्स ऑफ एज, और दोनों का वजन लगभग मे बी 70 किलो है, लेकिन उसमें से एक बच्चा है जो मोटापे से ग्रस्त है,
जो मे बी सोफे पे लेटा हुआ रहता है, मोबाइल पे रहता है या लैपटॉप पे रहता है। दूसरा बच्चा है जो बहुत फिजिकली एक्टिव है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, 2-3 घंटे फील्ड पे बिताता है। तो इनका वजन सेम है, लेकिन क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अलग अलग है, इनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है, सो दे डोंट हैव, they will never have the same diet plan, so there is no such thing as same universal diet plan, अलग अलग ही है। ओके, बहुत लोग सुबह सुबह का या तो मील स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, और या तो लंच स्किप कर देंगे। तो स्किप करना या फास्टिंग डाइट को प्लान करना वो कितना हेल्पफुल करता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्किपिंग द मील्स में बहुत अंतर है। हाँ, ओके, स्किपिंग द मील्स इज बहुत आर्बिट्ररी है। जैसे आज मुझे शाम को किसी पार्टी में जाना है तो मैं लंच या ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे कैलोरीज कम खानी है, या मुझे वजन कम करना है और मैंने कहीं पे पढ़ा है तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। लेकिन बीच में मैं चाय या स्नैकिंग मेरा चालू रहेगा, बट मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट स्किप किया है बिकॉज आई वांट टू कट डाउन द कैलोरीज। तो इट इज अ वेरी आर्बिट्ररी कंसेप्ट। अगर आप ऐसे ही करोगे तो मैंने देखा है फ्रॉम एक्सपीरियंस कि बहुत बारी लूज नहीं करते पेशेंट्स, लेकिन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी है, गैस है, ये बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया है या विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसीज का प्रेवलेंस इन पेशेंट में बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग is different from this because it has a structure. It is थोड़ा सा उसको एक scientifically या what do you say, scientific it basically it has a structure. तो आप उसमें एक फीडिंग विंडो रहता है और एक फास्टिंग विंडो होता है। फीडिंग विंडो जो भी है उसमें आपको सही खाना है, आपको यू आर स्टिल ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, यू आर स्टिल मेकिंग श्योर कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप मैच कर रहे हो, यू आर ईटिंग गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स, यू आर ईटिंग गुड क्वालिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो फाइबर है, प्रोटीन है, सलाद है, ये सारी चीजें उसमें रहती है फीडिंग विंडो में। और फास्टिंग विंडो है, हम लोग कोशिश करते हैं उसमें कि नॉन कैलोरिक चीजें अवॉइड करें, पर पानी है, मे बी ग्रीन टी है, ये चीजें हम लोग अलाउ करते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके में इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो उसमें इट डज हैव सम हार्मोनल बेनिफिट्स आल्सो, बट अगेन इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके डॉक्टर से सलाह लें, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो और इफ यू आर अ न्यू मदर जो ब्रेस्ट फीड कर रही हो बच्चों को, तो आप अपने डॉक्टर या डायटिशियन से सलाह ले इफ दैट इज द राइट वे फॉर यू टू लूज वेट एंड ऑल। तो वो चीजें आपको देखनी है। जैसे बहुत सारे लोग को अभी इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ रहा है, उसमें कभी आपने ये देखा है क्या कि उसमें डाइट भी एक इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, हो सकता है। अगेन एक जनरली मैं बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या है। पीसीओडी पीसीओएस फीमेल्स में बहुत बारी मेजर फैक्टर हो सकता है इसमें। ऑन द अदर हैंड जेंट्स में बहुत बारी हम लोगों ने देखा कि स्मोकिंग इज रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, या बहुत ही ओबेसिटी हो तो भी उसमें स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो यू अगेन असेस कर लीजिए कि क्या कारण है आपके, और देन न्यूट्रिशन कैन बी टेलर्ड टू दैट, स्पेशली अगर पीसीओडी पीसीओएस हो तो बहुत उसमें फर्क डाइट का रोल का होता है। अगर हम ऐसे देखें कि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको डाइट में पिछले 6 मंथ से क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे उनका एग और स्पर्म हेल्दी काउंट के सिलसिले में चला जाए, क्योंकि वो पहले उनकी लाइफ स्टाइल जो भी रही होगी वो इम्प्रूव और उन पे रिपेयर का काम करना शुरू कर दे डाइट। तो अगेन फॉर मेन इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप स्मोकिंग और ये कर रहे हो तो उसको कट डाउन, स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन, तो उसको कट डाउन आप कीजिए। वेट के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप ओबेस हो तो बी लिटिल एक्टिव,
स्लीप साइकिल आपका इम्प्रूव कीजिए, ट्राई एंड लूज दोज एक्स्ट्रा केजीज। फॉर फीमेल्स ऑल्सो ये बेसिक चीजें तो है, बट उसके साथ साथ खाने में थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि फोलिक एसिड आयरन का प्रमाण जो है वो ज्यादा रहे। तो इंक्लूजन ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक जो भी सीजनल फ्रेश फ्रूट्स है, जैसे आई थिंक ऑरेंजेस आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल इन दिस केस, उसको इंक्लूड करें। प्रोटीन्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल है, पल्सेस है, सोयाबीन है, इसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके खाने में रहे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा है या मीट, फिश, इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंट बेसिस पे आपके खाने में हो, ये रहे। और कैल्शियम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। उसमें भी तो दूध, दही, पनीर, चीज है, रागी है, ब्रोकली है, तो ये सारी कैल्शियम से भरपूर चीजें हैं। इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे हो। एज अ रूल ऑफ थंब मैं हमेशा बोलती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 6 अलग अलग तरीके के टाइप्स के सब्जियां और फ्रूट्स आपके डाइट में हो। डोंट जस्ट स्टिक टू द फेवरेट्स। मार्केट में जाओगे तो बहुत सारा वैरायटी उसमें है, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट यू आर कंज्यूमिंग 5 different types of vegetables, 3 to 4 different types of fruits every week. So that will ensure that there is sufficient variety of micronutrients also in your diet. ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है, हाँ, बहुत लोगों को फ्रिक्वेंटली होता है, हाँ, और वो समझ नहीं पाते कि मैंने डाइट में जो लिया है हाँ, एग्जैक्ट उसी के कारण कुछ हो रहा है या कुछ हाँ, लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें इन्वॉल्व होता है। हाँ, तो बहुत सारे को साथ ये भी कहा जाता है कि आप सलाद, जैसे आपने हाँ, बोला कि फाइब्रिक फूड हमने कट हाँ, किया, हाँ, लेकिन बहुतों को वो सजेशन मिलता है कि आप फैब्रिक हाँ, फूड इंक्लूड करो, हाँ, जिससे आपको हाँ, गैस फॉर्म नहीं होगा, हाँ, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये कैसे वर्क करता ये है? देखिए, नॉर्मल मतलब नॉर्मल केसेस में कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो तो हम लोग बोलते हैं कि फाइबर बढ़ाइए खाने में। तो जैसे अगर अगेन सेम थिंग, अगर आपका इफ योर डाइट इज वेरी हाई इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इफ यू आर लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ, पानी का इंटेक आपका कम हो, तो फर्स्ट सजेशंस हम लोग यही देते हैं, जो सही भी है, कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को आप हटा के लेस प्रोसेस्ड फूड्स, यानी घर का खाना है, सब्जियां है, रायता है या सलाद है, इसको आप इंक्लूड करें। वाटर इनटेक आप अच्छा रखें। अगर आप बिल्कुल ही सेडेंटरी हो तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत, एटलीस्ट 15-20 मिनट आप वॉक के लिए निकल जाएं। इफ यू हैविंग टू मेनी कप्स ऑफ टी एंड कॉफी, उसको आप एड्रेस करें, 2 या 3 तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये चीजें, ये एडवाइस जो है ये सही है और ये हम लोग देते भी है फॉर मेनी पेशेंट्स। दिस वाज अ स्पेशल केस, IBS हम लोग जिसको बोलते हैं। तो ये पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें काफी सारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ सब टाइप्स हैं जो पेशेंट हैंडल नहीं कर पाता, नहीं, मतलब इट लीड्स टू लॉट ऑफ गैस फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड ट्रबल। सो शी वाज अ नोन केस ऑफ दैट कंडीशन। इसीलिए हम लोगों ने ये जो हाई फाइबर फूड्स हो सकते हैं या जो हाई फॉर्मेट फूड जो हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया, उसको हटाया, और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने स्लोली रीइंट्रोड्यूस्ड सम ऑफ दोज फूड्स इन हर डाइट। नाउ शी इज बेटर। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या इंक्लूड करके रखे खाने में? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए है, एक तो मे बी वंस अ डे आप कोई मिलेट प्रिपरेशन है, जैसे ज्वार, बाजरा, भाकरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप ओट्स का इस्तेमाल किसी फॉर्म में, तो ओट्स का पॉरेज है, ओट्स का रोटी है, या ओट्स पार्टली आप आपके रोटी के आटे में ओट्स मिला सकते हो। उसके साथ साथ फाइबर जो है सलाद है, या अपनी जो इंडियन स्टाइल हम लोग रायता या कोशिम्बीर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राउटेड पल्सेस है, दालों को वंस अ वीक आप या ट्वाइस अ वीक आप किसी स्प्राउट किया हुआ पल्स है, जैसे चना है, राजमा है, छोला है, मठ है, मसूर है, इससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। एट द सेम टाइम फाइबर रिच जो चटनियां हैं, जिसको हम लोग हमेशा प्रोबेबली भी इग्नोर देम, बट जैसे अलसी की चटनी है,
या हलीम का हलीम अगेन गार्डन प्लस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उसका कोई प्रिपरेशन है तो इवनिंग स्नैक्स के लिए आपने हलीम का लड्डू ले लिया या खीर बना के खा लिया। तो इन दिस फॉर्म यू कैन इंक्लूड फाइबर, बट फाइबर के साथ साथ ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि जो स्टूल फॉर्मेशन है वो सॉफ्ट रहे, नहीं तो फिर गैस का बनने का डर लगा ही रहता है। एक और है कि अभी जैसे रेनी सीजन है, हाँ। तो इस सीजन में बच्चों को या बड़ों को भी बहुत जल्दी कफ कोल्ड हो जाता है। हाँ। तो इसके लिए हम क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम ले सकते हैं? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको पहले से कोशिश करनी पड़ती है। इट इज नॉट अगेन एन ओवरनाइट जर्नी। हाँ, ठीक है। तो वही है कि होलसम डाइट है। दूध में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट या कुछ स्पाइसेस को आप डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, सिनेमन है, केसर है। ये चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी वाली स्पेशली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। तो जब भी सीजन अलाउ करता है, तो जैसे आंवला है, उसके पहले ही सीजन में आंवला बहुत आपको फ्रेश आंवला मिलता है, तो आंवला है, या रूटीनली ऑल्सो नींबू है, कीवी है, ये जो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। या अभी मानसून से, बट जब विंटर्स होते हैं, हाँ। तो यू गेट लॉट ऑफ फ्रेश बेरीज सीजन में अवेलेबल होते हैं। तो अगेन इसमें न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत हाई रहता है, जो आगे चल के आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो जब सीजन में वो अवेलेबल है, तो उसको मेक बेस्ट यूज ऑफ इट एंड कंज्यूम इट। तो वो है। अदरवाइज प्रोबायोटिक्स वाले जो फूड्स है, तो जैसे घर पे बना दही, नॉट द पैकेट वाला दही, लेकिन घर पे बना दही है, छाछ है, या फर्मेंटेड फूड्स है, अचार है, जो घर पे हम लोग जनरेशन से बनाते आ रहे हैं अचार, तो अगेन दे आर अ सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो ये चीजों को हमारे खाने में रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मतलब आप सीजन वाइज। हाँ, मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म आप इंक्लूड करोगे और यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑलवेज। ये अच्छी बात बताई कि आज के लिए रिजल्ट नहीं होता है। हाँ। खाने के लिए काफी महीनों से काम करना पड़ता है। हाँ, डाइट के लिए। आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, केस स्टडीज शेयर करना चाहेंगे, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे वर्क किया हो डाइट से, जो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ हो? दो है मेरे पास पेशेंट। एक हाइपरटेंशन की है और दूसरी IBS यानी डाइजेस्टिव इश्यूज की। तो जो हाइपरटेंशन की जो पेशेंट थी, शी वाज बेस्ड इन गुजरात, और अराउंड 30 इयर्स उसकी एज थी, और बीपी काफी हाई था। तो शी वाज ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन बीपी कंट्रोल करने के लिए, बट क्योंकि इतनी कम उम्र में कोई नहीं चाहता कि बीपी जैसी बीमारी पीछे पड़े, तो शी सॉर्ट आउट डाइट कंसल्टेशन फ्रॉम मी। तो असेस हम लोगों ने जब उसका डाइट किया, तो हाँ, थोड़ा स्ट्रक्चर डाइट में लैकिंग था, और क्योंकि जॉब करती थी तो खाना भी उसी तरीके से वो खाती थी। तो शी वाज विद मी फॉर ऑलमोस्ट 4 months, और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे एक स्टेप आइडेंटिफाई करके एड्रेस किया। तो वी स्टार्टेड एडिंग फ्रूट्स इनिशियली, जो डाइट में नहीं थे। मिलेट्स का इस्तेमाल नहीं था, तो वंस अ डे हम लोगों ने जो नाचनी है या ज्वार है, जो उसके आजू बाजू इजीली अवेलेबल थे, वो मिलेट्स के प्रिपरेशन हम लोगों ने ऐड किए। सब्जियां हैं, जो पोटेशियम रिच सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, या जो भी है, तो वो आइडेंटिफाई करके उसके अलग अलग प्रिपरेशंस हम लोगों ने ऐड किए। एट द सेम टाइम हम लोगों ने थोड़ा उसको एनकरेज किया कि चाहे जितना भी बिजी हो, एटलीस्ट 20 मिनट कोई माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज इंक्लूड करें। तो वो आइडेंटिफाई किया, एंड इनिशियली हम लोग वी वर सक्सेसफुल आफ्टर 2-3 months टू रिड्यूस द डोज ऑफ हर मेडिकेशन। और जब डॉक्टर कॉन्फिडेंट हुए कि ये कर सकती है और मेडिकेशन हम लोग हटा सकते हैं, आई थिंक आफ्टर अबाउट 4 months उन्होंने उसको ट्रायल देना स्टार्ट किया था ऑफ बीइंग ऑफ मेडिकेशन। तो दैट
वाज अ रीसेंट सक्सेस केस। उसके साथ साथ मेरे पास और एक है, एक अगेन गुजराती पेशेंट जो कनाडा में पहले रहती थी, और आई थिंक फॉर सम रीजन शी केम बैक टू इंडिया। उसको आईबीएस यानी सॉर्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ही है। वो होता था, तो कॉन्स्टिपेशन, बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, और फिर उससे एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट है कि बहुत फेस कर रही थी, मेंटल इश्यूज बहुत वो फेस कर रही थी। और कहीं पे पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना है, तो बहुत ज्यादा सलाद और उसमें स्प्राउट्स, रॉ स्प्राउट्स और ये स्टार्ट कर दिए थे, और डॉक्टर से पूछ के उसने अपने लिए एक लैक्सेटिव भी स्टार्ट कर लिया था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट शी हैड नो रिलीफ। तो मतलब ब्लोटिंग बहुत रहता था, चिड़चिड़ाहट रहती थी, पेट साफ नहीं रहता था, अंडरवेट, मतलब काफी वजन भी उसने लूज कर लिया था, बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू ईट एंड डाइजेस्ट व्हाट शी वाज ईटिंग। तो शी सॉर्ट आउट मी थ्रू अ डॉक्टर, और फिर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आईबीएस ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग अगेन हम लोग एलिमिनेशन डाइट, उसमें वी रिलाई ऑन एलिमिनेशन डाइट। तो पहले 3-4 हफ्ते तो हम लोगों ने ये सारे हाई फाइबर फूड्स उसके खाने से हटा दिए, तो नो रॉ सैलड्स, नो कच्चा स्प्राउट्स, दाल्स एंड सम अदर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स वाज रिकमेंडेड टू हर। दूध को हटा दिया था, उसके जगह लैक्टोज फ्री मिल्क, दही का इस्तेमाल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और लैक्सेटिव को भी इनफैक्ट हम लोगों ने रिप्लेस किया था, क्योंकि वो लैक्सेटिव में भी जो काइंड ऑफ कंपोनेंट था, शुगर अल्कोहल हम लोग जिसको बोलते हैं, वो उसको सूट नहीं कर रहा था, तो इवन दैट वाज रिप्लेस्ड विद सम अदर लैक्सेटिव। और आफ्टर अबाउट मे बी 2-3 months वी स्टार्टेड सीइंग डिफरेंस। तो कॉन्स्टिपेशन उसका काफी हद तक कम हुआ था, ब्लोटिंग उसका कम हुआ था, मूड्स इंप्रूव हुए, एनर्जी लेवल्स उसकी इंप्रूव हुई। सो अगेन दिस वाज अ केस, आईबीएस वाज अ का जो सक्सेस केस था इन मे बी इन माय रिसेंट पास्ट, 1 साल में ही हुआ था ये सब। ओके, आपके अकॉर्डिंग क्या सबसे ज्यादा गलत फहमियाँ आपके सामने आता है डाइट को लेके? That there is something called as a diet. हम लोग इतने एक्चुअली आदी हो चुके हैं कि टू कंज्यूमिंग प्रोसेस फूड्स या बाहर का खाने में, कि हमको घर का बना खाना और ट्रेडिशनल डाइट वी थिंक ऑफ देम एज डाइट। तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ मिसकंसेप्शन। दूसरा है कि अगेन मार्केटिंग गिमिक है कि देयर इज सम हीरो फूड एंड देयर इज सम विलन फूड। जैसे हम लोगों ने देखा कि चावल और ग्लूटेन है, या चावल और आटे की बनी रोटी है, इट इज अ विलन, और अगर मैं उसको खाने से हटाऊंगा तो या तो मेरे शुगर लेवल्स इंप्रूव होंगे, या मेरा वजन कम हो जाएगा। तो यू हैव टू थिंक ऑफ योर डाइट या योर गोल्स फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो भी हेल्थ गोल्स है आपको होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। डाइट विल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट आपको साथ साथ में आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना है। आपको आपके स्ट्रेस लेवल्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना है। तो ये सब चीज़ों को आपको इकट्ठा देखना है, ना कि एक एक पार्ट में। और थर्ड है अगेन इज इन्फ्लुएंसर कल्चर की, इसको सूट कर गया तो मुझे भी सूट कर जाएगा। तो दैट इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड कि नॉट ट्रू, कि कोई चीज अगर इसने खाई और इसको बेनिफिट हुआ है तो शायद मुझे भी हो जाएगा। तो मैं भी वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो करूँगी। जैसे आप बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रही हैं, एपिलेप्सी पे काम कर रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे काम कर रही हैं, विमेंस हेल्थ पे काम कर रही हैं, तो ये सब पे काम कर रही हैं, तो आपसे हम कैसे कंसल्ट करें? बहुत सारे लोगों को होगा कि हम आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हम आपसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू माय बॉडी, अकॉर्डिंग टू माय नीड, तो हम कैसे, कहाँ पे आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स मैं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में हर बुधवार को अवेलेबल रहती हूँ। एंड फॉर अदर कॉजेज ऑल्सो, केसेस ऑल्सो, आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस के लिए आप
मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन और थ्रू ईमेल। जैसा कि आपने देखा और समझा कि किस तरीके से डॉक्टर किरण ने बहुत सिंपल शब्दों में हमें बताया कि डाइट और न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है आपके खाने में, और क्या एक्चुअली जो आप खा रहे हो सही खा रहे हो या कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ये सब की हमने डिटेल जानकारी ली है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत चीज़ों पे डाउट क्लियर किया होगा हमने। और डॉक्टर किरण का डिटेल जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर किरण से। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू।